पहले हम लोग शायद देखते थे 24, 25, 26 साल पे आते हुए, वो आज की डेट में 17, 18, 19 साल पे भी आने लग गए हैं। तो आपकी क्या अप्रोच है यंग पेशेंट्स जब हमारे पास आए? जो 3 मेन रीजंस होते हैं, जेनेटिक्स, डाइट एंड स्ट्रेस। ये तीनों कारणों के कारण हेयर लॉस होता है। ओवरऑल हम सबको पता है कि द स्ट्रेस हैज इंक्रीज्ड एंड दैट इज मैनिफेस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ हेयर लॉस इन यंगर कैटेगरी। अग्रीड। जब एक यंग पेशेंट आता है, आई थिंक सबसे पहले वो बहुत एंग्जाइटी में होता है। तो आई थिंक काउंसलिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो मेडिकेशन है ये काफ़ी टाइम तक चलेगी आपकी, आपने बीच में ब्रेक नहीं देना, और ऑब्वियसली न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान देना है। तो आई थिंक कंजर्वेटिव इज द की। तो वी हैव टू बी मोर कंजर्वेटिव एंड उसको समझाना है, वो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है। What are the commonest side effects that you have seen in these medications, और पेशेंट्स को क्या करना चाहिए, कैसे इन मेडिसिन को लेना चाहिए that they should remain stress free कि इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे? लोगों का एक मिथ है कि फिनेस्ट्राइड लेने से टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स ऑल्टर हो जाएंगे। एक्चुअल में ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स नहीं ऑल्टर होते हैं, ये Welcome to Rooted, the AHRS podcast. I'm Dr. Mayank Singh, the current president of AHRS India. I would first like to introduce what is AHRS. AHRS है Association of Hair Restoration Surgeons of India. ये establish हुआ था 2009 में। तो आजकल जो हाइप है हेयर ट्रांसप्लांट का, उससे बहुत पहले AHRS इन प्लेस था, जहाँ पे क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड सर्जन्स साथ में कलेक्टिवली ज्वाइन हुए और उन्होंने ये एसोसिएशन फॉर्म की। ये इंडिया की केवल एक ही एसोसिएशन है जो ISHRS, जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी है, उसकी एसोसिएशन की ग्लोबल काउंसिल मेंबर्स में भी है। आज हमारे पास हैं 2 डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, डॉक्टर कपिल दुआ और डॉक्टर सुखबीर सिंह। डॉक्टर कपिल दुआ पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं AHRS इंडिया के, और साथ में पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ AAHRS एंड ISHRS भी रहे हैं। डॉक्टर सुखबीर सिंह प्लास्टिक सर्जन हैं और करंटली सेक्रेटरी ऑफ AHRS इंडिया हैं। सो वेलकम डॉक्टर कपिल, डॉक्टर सुखबीर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूछना चाहूँगा, आपके कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है और कितने प्रोसीजर्स आप कर चुके हैं? So we started with hair transplant in 2007. So तकरीबन 19 years हो गए हैं, और सर्जरीज तो thousands में So I started hair transplant in 2010. Obviously, the number of procedures have crossed a good number. Awesome. 16 years of experience हो चुका almost. ओके। सो अगर हम देखें आज की डेट में जो ट्रेंड है इन टर्म्स ऑफ पेशेंट्स ऑफ हेयर लॉस जो हमारे पास आते हैं, उसमें यंग पेशेंट्स बहुत ज़्यादा शुरू हो गए आने। ऐसे पेशेंट्स जो पहले हम लोग शायद देखते थे 24, 25, 26 साल पे आते हुए, वो आज की डेट में 17, 18, 19 साल पे भी आने लग गए हैं। तो आपकी क्या अप्रोच है यंग पेशेंट्स जब हमारे पास आएँ, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उनको, कैसे उस हेयर लॉस को अप्रोच करना चाहिए और फ्यूचर को कैसे प्लान करना चाहिए? मतलब आई एग्री विद यू कि आजकल जो यंग पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं एज कम्पेयर टू अर्लियर। तो मेरा इसमें एक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जो 3 मेन रीजंस होते हैं, जेनेटिक्स, डाइट एंड स्ट्रेस। ये तीनों कारणों के कारण हेयर लॉस होता है। एंड इफ़ यू सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम जेनेटिक्स की भी बात करें तो वो मदर या फादर दोनों साइड से कहीं से भी आ सकता है। एंड ओवर द जनरेशंस द इम्पैक्ट स्टार्ट्स कमिंग एट एन अर्लियर एज। अगर आपके फादर का 45-50 में हुआ था तो कोई अननेचुरल नहीं है कि उनके बेटे का 30-35 में हो या फिर उससे भी नीचे आ जाए। तो जेनेटिक्स का अपना एक असर है, लेकिन जो ओवरऑल ज़्यादा देखने को मिला है कि विद द इंक्रीज इन अनबैलेंस्ड डाइटरी फैक्टर्स, बिकॉज हेयर इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो लोगों का जो लाइफस्टाइल है उसमें डाइटरी कंपोनेंट्स की बहुत ज़्यादा कमी होनी शुरू हो गई है। विटामिन डी, हम बाहर नहीं जाते, उसकी कमी है। विटामिन B12, थायराइड इश्यूज़ हैं। तो इन तरह के जब इश्यूज़ बढ़ने शुरू हो गए हैं, जिसके कारण एक ऑनसेट ऑफ बॉल्डनेस है वो जल्दी हो रहा है। प्लस विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया, जो लोग रात तक जागते हैं, स्लीप कम होना, तो दिस इज़ द थर्ड फैक्टर। तो स्ट्रेस ओवरऑल हम सबको पता है कि द स्ट्रेस हैज़ इंक्रीज्ड and that is manifesting in the form of hair loss in younger category of patients. Agreed. So डॉक्टर सुखबीर, कैसे उसको आप मैनेज करते हो, हेयर लॉस के ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो? जब एक यंग पेशेंट आता है, आई थिंक सबसे पहले वो बहुत एंग्जाइटी में होता है। तो आई थिंक काउंसलिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका।
उसको ये समझाना कि हेयर लॉस एक मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम है, केवल एक कारण से नहीं है, जेनेटिक्स जैसे डॉक्टर कपिल ने बताया एंड बाकी और फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस आजकल के बच्चों में, मोबाइल फ़ोन यूसेज एंड ऑब्वियसली डायरनल वेरिएशन, जो रात को सोते नहीं है, 3 बजे सोते हैं, 4 बजे सोते हैं, या सोते ही नहीं है, सुबह सो रहे हैं, बाद में उठ रहे हैं। तो आई थिंक समझाना बच्चे को कि पहले अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना वो सबसे पहला स्टेप है। कई लोग ये सोच के आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा तो हेयर लॉस हो गया, बस हेयर ट्रांसप्लांट कर दीजिए, कि वो पढ़ के आते हैं डॉक्टर साहब मेरा PRP कर दो आप। तो उसको एक काउंसलिंग करना, समझाना और उसको पहले इवैल्यूएट करना अच्छी तरह, चाहे वो ब्लड टेस्ट है, चाहे वो ट्राइकोस्कोपी है, कारण पता करना कि हेयर लॉस के कारण क्या क्या है। अगर कोई विटामिन डेफिशिएंसी जैसे आजकल बहुत कॉमन है, वो हम रिप्लेस, जैसे विटामिन डी बहुत कॉमन है हमारे कंट्री में, तो विटामिन डी का रिप्लेसमेंट देना, या कोई भी विटामिन जो लॉस है वो रिप्लेस करना, और पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेके बच्चे को काउंसिल करके उसके बाद मेडिकेशन पे स्टार्ट करना, और उसको ये बताना है कि ये बहुत सेफ़ है। ऑब्वियसली एक क्वालिफाइड डॉक्टर जब समझाता है तो हम उस सबके प्रोज एंड कॉन समझाते हैं कि जो मेडिकेशन है ये काफ़ी टाइम तक चलेगी आपकी, आपने बीच में ब्रेक नहीं देना, और ऑब्वियसली न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान देना है। तो आई थिंक कंजर्वेटिव इज़ द की, तो वी हैव टू बी मोर कंजर्वेटिव एंड उसको समझाना है, वो आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी ट्रीटमेंट्स बाद में आते हैं, लाइक सर्जिकल तो लास्ट ऑप्शन है। तो आप लोगों ने जैसे बात करी कि मेडिकल ट्रीटमेंट्स पे हमें कंजर्वेटिवली पेशेंट्स को डालना चाहिए, तो आई वुड लाइक टू नो व्हाट आर द मेडिसिन्स वी आर टॉकिंग अबाउट, और उनके क्या ग्रॉस मिथ्स हैं जो मेडिसिन्स के अभी लोग परेशान होते हैं सोच के कि हमें ये मेडिसिन नहीं लेनी, उसका ये साइड इफेक्ट है, वो मेडिसिन नहीं लेनी, उसका ये साइड इफेक्ट है, और कितने टाइम तक ये मेडिकेशंस पे पेशेंट्स को रहना होता है। सो देयर आर 4 मेन थिंग्स जो एटलीस्ट मैं अपने पेशेंट को कहता हूँ। एक तो DHT ब्लॉकर जिसमें कि फिनेस्ट्राइड है, दूसरा है जो वेजोडाइलेटर मिनॉक्सिडिल है जिससे कि ब्लड सप्लाई स्कैल्प का बढ़ता है, तीसरा आई ऑलवेज लाइक टू गिव द पेशेंट द मल्टीविटामिन्स बिकॉज हमारी जो डाइट है उसमें काफ़ी चीज़ें कम होती हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर लेस। नंबर 4 इज़ द प्रोटीन कंपोनेंट। सो ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और सबसे ज़्यादा मेरे को होता है पेशेंट को ये कहना कि ये ट्रीटमेंट लंबा चलेगा, बिकॉज ये जो फिनेस्ट्राइड मिनॉक्सिडिल है इन सब का पीक लेवल आते आते ही 8 to 12 वीक्स 14 वीक्स हो जाते हैं, और इतनी देर में एज अ यंग पेशेंट इतनी एंग्जाइटी होती है, आप 14 हफ्ते में 14 डॉक्टर बदल लोगे तो दवाई असर कैसे करेगी। ये खांसी ज़ुकाम की तरह नहीं है कि आपने एक एंटीबायोटिक लिया, सुबह लिया, शाम को ठीक हो गया। सो दिस इज़ अ क्रॉनिक प्रॉब्लम विच हैज़ टू बी डेल्ट विद अ डिफरेंट माइंडसेट। और आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं और अगर मेडिसिन लेते हैं तो आपको लंबी लेनी चाहिए, एंड मोस्टली दीज मेडिसिन आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड एंड इन सम केसेस इवन अ लाइफ टाइम टिल द हेयर लॉस स्टेबलाइजेज इट ऑन इट्स ओन। तो डॉक्टर सुबीर, व्हाट आर द कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट्स दैट यू हैव सीन इन दीज मेडिकेशंस, और पेशेंट्स को क्या करना चाहिए, कैसे इन मेडिसिन को लेना चाहिए दैट दे शुड रिमेन स्ट्रेस फ्री कि इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। ओके, सो अगर हम मिनॉक्सिडिल की बात करें सबसे पहले, बिकॉज अगर हम US FDA की बात करें तो 2 मेडिकेशन मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड जैसे डॉक्टर कपिल ने बताया, या US FDA अप्रूव्ड। तो मिनॉक्सिडिल का जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट हमने देखा वो फ्लेकीनेस है या इचिंग होती है। उसके लिए आजकल बहुत अच्छा है कि जो पहले सॉल्यूशन आते थे मिनॉक्सिडिल के वो अल्कोहल बेस्ड होते थे, आजकल वाटर बेस्ड भी आ गए हैं हमारे, या लिपिड इमल्शंस आ गई हैं, वो बेटर हैं, उससे इचिंग भी कम होती है, फ्लेकीनेस भी कम होती है। एक चीज़ जो लोग फॉलो नहीं करते हैं या भूल जाते हैं कि मिनॉक्सिडिल जो है वो ड्राई स्कैल्प पे लगाई जाती है, कई बार लोग मॉइस्ट पे ही लगाना शुरू कर देते हैं, तो उसका इफेक्ट वैसे भी बेटर नहीं होता। दूसरा, फिनेस्ट्राइड पे अगर हम आए तो सबसे कॉमन जो प्रचलित है जिसकी वजह से लोग लेते नहीं हैं वो है सेक्शुअल साइड इफेक्ट। अगर मैं आपको बताऊं कि पिछले 16 ईयर्स में अगर मैंने कितने सेक्शुअल साइड इफेक्ट देखे होंगे तो हार्डली 2 या 3, वो भी बहुत प्रोलॉन्ग यूज़ पे आते हैं, 2 या 3 या 4 साल, वो भी अगर हम डेली डोसेज कर रहे हैं। इसी को अगर हम स्प्लिट कर दें, जैसे अगर हफ्ते में 3 बार कर दें या हफ्ते में 4 बार कर दें केवल, और प्रोलॉन्ग यूज़ पे चलें, तो वो भी साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। एंड पेशेंट वॉच आउट करें, अगर ऐसी कोई दिक्कत लगती है वो अपने डॉक्टर को बताएं, एंड वो रिवर्सिबल है, ऐसे नहीं कि वो इरिवर्सिबल है। तीसरा, जैसे डॉक्टर कपिल ने बताया, विटामिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनके कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होते, वो एक रेगुलर रूटीन है। अगर कोई डेफिशिएंसी है विटामिन डी की, वो आप रिप्लेसमेंट लीजिए, या कोई भी डेफिशिएंसी है उसकी रिप्लेसमेंट लीजिए। आई थिंक दैट्स गुड इनफ। तो वो आप अपने डॉक्टर की सलाह से लेंगे तो कोई इसमें दिक्कत नहीं। सो डॉक्टर कपिल, जैसे फिनेस्ट्राइड मिनॉक्सिडिल के साइड इफेक्ट्स हैं, इसमें वी हैव वेरिएंट्स like finasteride is in the topical application also, minoxidil is also available in oral medication के form में। तो what is it that you follow in your practice, and
आपने उन चीज़ों के हिसाब से कोई साइड इफेक्ट्स डिफरेंट देखे हैं? सो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है मिनॉक्सिडिल टॉपिकल और फिनेस्ट्राइड ओरल। दिस इज़ द फर्स्ट गो टू। अगर किसी पेशेंट को इचीनेस बहुत ज़्यादा है मिनॉक्सिडिल से, या सिबोरिया हो जाता है, या उसको फ्लेकीनेस जैसे डॉक्टर सुखबीर ने कहा, तो देन वी शिफ्ट द पेशेंट ऑन टू द ओरल मिनॉक्सिडिल। दिस इज़ फॉर मिनॉक्सिडिल। फिनेस्ट्राइड के केस में कई पेशेंट्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि मैं कुछ ओरल खा रहा हूँ, मेरे को साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, तो उस केस में हम टॉपिकल फिनेस्ट्राइड प्लस मिनॉक्सिडिल भी प्रेस्क्राइब कर देते हैं। रिगार्डिंग द साइड इफ़ेक्ट्स, लोगों का एक मिथ है कि फिनेस्ट्राइड लेने से टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स ऑल्टर हो जाएंगे। एक्चुअल में ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स नहीं ऑल्टर होते हैं। ये मेडिसिन जो फिनेस्ट्राइड है ये हेयर के बेस पे जाके हेयर रूट में लग जाती है, जिससे कि आपका DHT जो है वो फ्री हो जाता है बॉडी में, तो उसे साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। उसे DHT का जो इफ़ेक्ट होना है रिसेप्टर पर टच होके वो नहीं आता। सो बेसिकली इट डज नॉट अफेक्ट द हार्मोन लेवल्स, एंड सो दिस इज़ वन ऑफ द मिथ। अनदर थिंग जो लोगों को लगता है, व्हाट आई टेल द पेशेंट, जैसे डॉक्टर सुखबीर ने कहा कि आप 1 महीने का ट्रायल कर लो, 1 मिलीग्राम एवरी ऑल्टरनेट डे शुरू कर लो। अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट लगेगा तो आप बंद कर देना, नहीं तो आप फिर उसको 1 मिलीग्राम वंस अ डे पे चले जाइए। ओरल मिनॉक्सिडिल के कारण बहुत ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे। कईयों के ये है कि फेस के ऊपर भी बाल आ जाते हैं, तो पेशेंट बिकम्स वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट। That is what I see. ओके, आप कोई स्क्रीनिंग, ऐसे कोई पॉइंटर्स आप देखते हो कि जिसमें आप ऐसे पेशेंट में ओरल फिनेस्ट्राइड नहीं दोगे या ओरल मिनॉक्सिडिल नहीं दोगे? देखिए, जैसे अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट, सो इफ आई टॉक अबाउट मिनॉक्सिडिल, इट वाज स्टार्टेड एज अ हाइपरटेंसिव ड्रग ओनली। तो अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली मिनॉक्सिडिल आई अवॉइड गिविंग ओरली, बिकॉज वो ऑलरेडी कोई ना कोई एंटी हाइपरटेंस ले ही रहा होगा, और ज़्यादा मेडिसिन देने से बीपी फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो वील अवॉइड दैट। फिनेस्ट्राइड पर से as such कोई मतलब we have to be just watchful. Obviously we can't give in a very young adult. अगर somebody is planning to go for a family, I'll avoid that. At least 6 months पहले मैं stop कर दूंगा उसको. And females may usually avoid finasteride. That's all. Another history of अगर डिप्रेशन है तो फिर पेशेंट को नहीं देना चाहिए, बिकॉज इट एक्सेंचुएट्स द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। नंबर 2, जो पेशेंट्स मोर देन 40 ईयर्स हैं एंड जिनकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टेटिक कैंसर है, तो यू शुड बी मोर केयरफुल अबाउट दैट। यू कैन गिव, एक्चुअल में ये भी एक मिथ है कि फिनेस्ट्राइड कॉजेज प्रोस्टेटिक कैंसर। इट डज नॉट कॉज द कैंसर, इट जस्ट मास्क द लेवल ऑफ द हार्मोन्स विच आर PSA, जिससे कि हमें लगता है, मतलब वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई अर्लियर विच इज़ यूज्ड एज अ मार्कर फॉर प्रोस्टेटिक कैंसर, तो उसके लेवल्स को मास्क करता है, जिसकी वजह से फिनेस्ट्राइड को कई बार हमें कॉन्शियस होकर देना पड़ता है। तो मैं इसको एक बार समराइज़ कर देता हूँ। अगर आप एक यंग पेशेंट हैं तो आप डेफिनेटली मेडिकेशंस के ऊपर पहले जाएंगे। ये मेडिसिन्स आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही लें। किस वर्जन की, किस डोजेज की वो मेडिसिन आप यूज़ करेंगे वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही इस्तेमाल करें। साइड इफ़ेक्ट्स अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, अपने डॉक्टर को अपने कन्वर्सेशंस में रखें, उनको बताएं कि ये चीज़ हो रही है, ये साइड इफ़ेक्ट ज़्यादातर रिवर्सिबल होते हैं। अगर आप ओरल मिनॉक्सिडिल शुरू करने का सोच रहे हैं या आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, तो उससे पहले आपकी कार्डियक इवैल्यूएशन शायद कराई जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करना चाहिए और उसके हिसाब से मेडिसिन शुरू करें। अगर आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग कोई भी एलिमेंट रही है, चाहे वो डिप्रेशन हो या कोई साइकोसेक्सुअल एलिमेंट रहा हो, तो आप ओरल फिनेस्ट्राइड यूज़ ना करें। उस कंडीशन में आप टॉपिकल फिनेस्ट्राइड पे भी जा सकते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई यंग पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोचता है और वो मेडिसिन फॉलो ना करें, तो क्या फ्यूचर होगा उस पेशेंट का? सो एक चीज़ जो मैं हर पेशेंट को कहता हूँ कि हेयर लॉस इज़ एन ऑनगोइंग कंडीशन अनलेस यू टेक द मेडिसिन और अनलेस द मेडिसिन इफेक्ट और आपका वो कंट्रोल हो जाए। तो हमें एक तो हेयर लॉस की कॉन्टिन्यूस प्रॉब्लम के साथ डील करना पड़ता है। दूसरा, जब हम ग्राफ्ट निकालते हैं तो वो नंबर भी एक लिमिटेड है, तो आपको ये देखना है कि लाइफ टाइम प्लान बनाना चाहिए। नंबर 1, लाइफ टाइम प्लान में ये होता है कि जितना कंजर्वेटिव रहोगे उतना बेटर है। यंग पेशेंट है तो मिनिमल हेयर ट्रांसप्लांट किया जाए और प्रेफरेबली या टेक्निकली जब तक उसका हेयर लॉस स्टेबलाइज ना हो जाए। अब किसी का फ्रंट के ऊपर हमने ट्रांसप्लांट कर दिया है, अब वो मेडिसिन नहीं लेगा तो उसके पीछे के बाल झड़ सकते हैं। अब कब झड़ेंगे किसी को नहीं पता,
लेकिन पेशेंट को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। अगर मैं मेडिसिन लूँगा तो प्रोबेबिलिटी है कि ये वाले बाल, पिछले बाल बच जाएंगे, नए वाले बालों के साथ उसकी जो लुक है, सो x + y का मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि आपने x बाल लगा दिए, y पुराने हैं, तो इससे आपकी लुक बेटर आएगी। अगर आप मेडिसिन लेते हो तो ये लुक प्रलॉन्ग होने का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा चांस है। आप नहीं लोगे मेडिसिन, अभी लोगे, 6 महीने के लिए लोगे, बाद में बंद कर दोगे तो x जो बाल हैं, जो पहले एग्जिस्टिंग बाल हैं, वो उड़ जाएंगे, तो ये वाले बाल भी थोड़े से थिन लगते हैं। सो दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट एंड इट शुड बी टेकन बाय ऑल द पेशेंट्स। So it can give an unnatural appearance to the patient. यस, आज आप सेटिस्फाइड हो सकते हो, आज डेंसिटी अच्छी लग सकती है, फ्यूचर में जाके आपकी डेंसिटी कम लग सकती है। हाउएवर ऑल दीज मेडिसिन्स, एक ये भी मिथ है, लोगों को लगता है कि ट्रांसप्लांटेड हेयर के लिए फिनेस्ट्राइड या मिनॉक्सिडिल चाहिए। जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं वो तो अपने आप ग्रो कर सकते हैं, ये मेडिसिन्स चाहिए पीछे के बालों को बचाने के लिए, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स हैं जिसको हम कवर करना हमारे लिए एज अ सर्जन बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज नंबर ऑफ हेयर विच आर रिक्वायर्ड इज़ वेरी हाई, पीछे बाल उतने हैं नहीं, तो आप ट्रांसप्लांट प्लस मेडिसिन से ही बेस्ट लुक दे सकते हैं पेशेंट को। एग्रीड। सो डॉक्टर शबीर, आपके ओपिनियन में एक पेशेंट जो हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहा है, वो नॉर्मली ऑन एन एवरेज कितने हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता है? एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पेशेंट्स आके पूछते हैं। सो टिपिकली अगर मैं बोलूँ, इन अ लाइफ टाइम 2 to 3 ट्रांसप्लांट्स मे बी आर द सेफ लिमिट। अगेन, जैसे डॉक्टर कपिल ने बोला कि ये हमेशा डोनर और रिसिपिएंट की फाइट होती है। लिमिटेड हमारे पास सप्लाई है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए आजकल हम बॉडी हेयर भी यूज़ करते हैं। बट आप बॉडी हेयर भी एक लिमिट तक यूज़ करते हैं। अगर आप क्वालिटी बॉडी हेयर की बात करें, जैसे मैं बीएड की बात करूँ, अगर आप चेस्ट या बाकी एरिया से लेंगे तो उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। तो आई थिंक टिपिकली 3 सेशंस आर क्वाइट अ डिसेंट नंबर, जिसमें कि कवरेज वैल्यू अगर मैं बात करूँ 80 to 90% कवरेज अच्छा हो जाता है, इवन इन एडवांस ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में। तो क्योंकि अब हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर कपिल, आई वुड लाइक टू आस्क कि क्या टेक्निक्स हैं जो स्टैंडर्ड टेक्निक्स हैं, क्योंकि आज की डेट में हर क्लिनिक एक नाम बना के बैठा हुआ है कि ये एक सुपीरियर टेक्निक है ओवर एंड अबव अदर टेक्निक्स। तो आई वुड वांट यू टू एड्रेस टू द ऑडियंस कि कौन सी 2 स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स हैं, उनके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं? So there are 2 main methods of harvesting. One is strip harvest, which is called as the FUT, follicular unit transplantation, and another is जिसमें हम एक बाल निकालते हैं, which is called as FUE. Rather, I would like to go one step behind this. Hair transplant के 3 main steps होते हैं. One is slit making, one is harvesting, and one is implantation. तो ये जो 2 टेक्निक्स हैं, ये बेसिकली हार्वेस्टिंग के डोमेन में आती हैं। अगर आप कान से लेके कान तक पट्टी निकालेंगे और उसको आप स्यूचर कर देंगे, बालों के अंदर वो छिप जाती है, तो स्किन पूरी बाहर आ जाती है, लेकिन उसके बाद हम उसको एक बाल को सेपरेट करते हैं, तभी हम इसको फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट कहते हैं कि फॉलिकल्स को सेपरेट किया जाता है। सो दिस इज़ द फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट टेक्निक नंबर 1। नंबर 2, अगर हम एक बाल सेपरेटली निकालते हैं विद अ माइक्रोमोटर एंड अ पंच, देन इट इज़ कॉल्ड एज द FUE। अब स्लिट मेकिंग का हर किसी का अपना तरीका है, इम्प्लांटेशन का अपना तरीका, बट वर्ल्ड वाइड जो है, दीज आर द 2 मेन methods of harvesting of grafts. तो आपके हिसाब से what are the pros and cons of each technique? Okay, so again, FUT and FUE दोनों ही अच्छी टेक्निक्स हैं, डिपेंडिंग ऑन द सर्जन। पहली बात तो सर्जन एक्सपर्टी पे डिपेंड करता है कि वो FUT करता है नहीं करता है। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द यंग सर्जन जो हैं वो FUE ही कर रहे हैं। दे आर नॉट ट्रेन इन FUT, बिकॉज जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तब ओनली FUT होता था, यू विल एग्री। तो वी आर ट्रेन इन बोथ FUT एंड FUE, बट मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स आर नॉट। तो पहली बात तो हर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को दोनों टेक्निक में ट्रेन होना चाहिए, क्योंकि कौन सी टेक्निक करनी है वो इंडिविजुअलाइज है। मतलब अगर कोई यंग बच्चा है या अगर एडवांस ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस है तो हमें दोनों टेक्निक को कंबाइन करना पड़ेगा। अगर कम बाल है तो हम क्या होता है, हम FUT या FUE डिपेंडिंग ऑन किस सर्जन को क्या बेटर वो कर सकते हैं हम लोग। तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट बात है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड, डॉक्टर कपिल? मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर आप FUT करते हैं तो आपको ओवरऑल लाइफ टाइम में 500 to 1000 ग्राफ्ट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं स्कैल्प में से, बिकॉज आपने कान से लेके कान तक बाल निकाले और आप उसमें से सारे बालों को यूटिलाइज कर सकते हो। एडवांटेज ये है कि नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स लाइफ टाइम में मोर हो सकते हैं, जो कि आजकल जैसे डॉक्टर सुखबीर ने भी कहा FUE में आप बॉडी हेयर से कॉम्पनसेट कर सकते हो, ऑल द क्वालिटी में फ़र्क होता है। सो नंबर 1 इज़ दिस
डिसएडवांटेज नंबर जो स्ट्रिप का मेनली ये है कि आपकी एक लीनियर लाइन आती है। अब वो डिपेंड करता है सर्जन के स्किल के ऊपर। जब हम करते हैं, अगर आप 1 सेंटीमीटर 1.2 सेंटीमीटर ले रहे हो तो वो लाइन ही बहुत थिन है जो बालों के बीच में छिप जाएगी, लेकिन बहुत वाइड है तो वो बुरी लगती है। सो दिस इज़ अनदर साइड इफ़ेक्ट। नंबर 2, अगर हम इन्वेजिवनेस की बात करें तो समवेयर स्ट्रिप इज़ मोर इन्वेजिव एज कम्पेयर टू द FUE टेक्निक। बट जो एक्सपीरियंस सर्जन हैं वो अगर इन्वेजिव भी है, दे यूज़ ऑल द मैग्निफिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन टू मेक श्योर that वो they do not hit the underlying vital structures. So जब हम स्ट्रिप करते हैं तो एक सर्जन का एक्सपीरियंस होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक स्किल ऑफ द सर्जन इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ स्ट्रिप सर्जरी। और कई बार पेशेंट्स का जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है स्ट्रिप में एज कम्पेयर टू द FUE। नाउ एडवांटेज ऑफ FUE इज़ के आपका इन्वेजिवनेस कम है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि बिकॉज इट इज़ लेस इन्वेजिव तो हर कोई लाइक इवन द लेस एक्सपीरियंस डॉक्टर्स एंड द लेस एक्सपीरियंस मतलब जो टेक्नीशियंस या वो सारे इसीलिए इस फील्ड में अब आ गए बिकॉज उन्हें डर नहीं लगता। तो कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। जैसे स्ट्रिप में आपको पता कि आपने स्ट्रिप मोटी निकाल ली तो आपने सूचर भी करना है, तो आपके दिमाग में एक डर होता है एज अ सर्जन कि यू हैव टू गिव यू हैव टू टेक आउट ओनली दैट मच जो आप बंद भी कर सकें। अब इस केस में जब आप FUE करते हो तो आपको लगता है जो नज़र आ रहा है वो सारा निकालेगा। तो डिसएडवांटेज ये क्या हो गया कि इसमें ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ ग्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा होगी। कॉस्मेटिकली आजकल ज़्यादा पेशेंट्स बल्कि अब ये कहते हैं जी कि कि पीछे बॉक्स टाइप नज़र आ रहा है डोनर एरिया में। अब व्हाट आई फेल्ट इज़ के एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। किसी टाइम पे स्ट्रिप में भी लोग 5-5, 6-6 हज़ार ग्राफ्ट एक बार में निकालने की कोशिश करते थे। स्कार्स बहुत बड़े होने शुरू हो गए थे जिससे कि जो सर्जन्स थे या पेशेंट्स तंग होने शुरू हो गए, तो डिमांड ऑफ टाइम वाज टू गो फॉर अ लेस इन्वेजिव। सिमिलरली अब 20 ईयर्स के साइकिल में FUE में भी उसी तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स आ गए हैं कि बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हो गए हैं, डोनर एरिया थिक लगता है। तो अब सर्जन्स और डॉक्टर थोड़े से कॉन्जर्वेटिव होने शुरू हो गए। सो दिस इज माय लार्जर टेक अवे। So advanced grades of baldness में जैसे like what I want to say is that many patients I consider where I combine FUT and FUE together कि optimize करिए आप donor को। Yes. So the message which we would want to spread is कि टेक्निक वाइज there is nothing primitive या कोई एडवांस टेक्निक नहीं है। दोनों टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं। आपके सर्जन के हाथ में कौन सी टेक्निक होगी, वो उससे कितने अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं और आपके डोनर में कितनी कम स्कारिंग दिखा सकते हैं, ये उनकी आर्टिस्ट्री होगी। इसलिए प्रेफरेबली कोशिश करके आप ऐसे सर्जिकल स्किल्स के लिए जाएं जहाँ पे दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हों या एटलीस्ट एक्सपर्टीज हो जिस चीज़ के लिए आपको ऑफर किया जा रहा है। तो I think it is not mainly what I have realized over a period of time कि लोग टेक्निक और उसमें बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट पर से मैंने इसीलिए कहा था 3 स्टेप्स हैं। आपको तीनों स्टेप्स में मास्टरी चाहिए टू गेट एन आर्टिस्टिक रिजल्ट। इट इज़ नॉट ओनली कि आप सिर्फ निकाल कैसे रहे हो। Every step I think is important, as important as the first step. Yes. So since we touched upon that topic, let's carry on from that कि आज की डेट में आप सुनते हैं XYZ clinic operating hair transplants. We see the ads on social media. कोई पेज नहीं है, कोई सर्जन का नाम नहीं है, रिजल्ट्स दिखाए जा रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर के भर के, और 20,000, 25,000, 30,000 अनलिमिटेड ग्राफ्ट्स, 4 PRPs, 6 GFCs, etc. added to a package and people are falling prey to it. तो ऐसा कैसे है कि एक हेयर ट्रांसप्लांट जो इतनी आर्टिस्ट्री, इतना स्किल इन्वॉल्व कर रहा है, वहाँ पे ऐसे मशरूमिंग ब्लैक मार्केट क्लिनिक्स हैं जो पेशेंट्स के लिए बहुत नुकसानदायी हो रहे हैं। तो आपके एक्सपीरियंस में ऐसे कितने पेशेंट्स आप देखते हैं जो ब्लैक मार्केट के द्वारा ऑपरेटेड है, जहाँ पे कोई सर्जन था ही नहीं उस क्लिनिक में ऑपरेट करने के लिए, और उसके क्या रिपरकशंस रहते हैं? सो दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग टॉपिक। पहला तो मुझे लगता है कि क्योंकि इट इज़ अ रिलेटिवली सेफ प्रोसीजर, इसीलिए हर कोई कहते हैं ना टॉम डिक एंड हैरी अपनी क्लिनिक खोल के बैठ गया। जैसे कई पेशेंट्स बहुत ज़्यादा डरते हैं सर्जरी कराने से, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि क्या आपने एक सिटी में कार्डियोलॉजी के सेंटर 50 देखे हैं? बिकॉज कार्डियोलॉजी और एनी इन्वेजिव सर्जरी नीड्स अ वेरी टेक्निकल स्किल। सो इट इज़ अ सेफ सर्जरी इन जनरल, जिसके कारण सारे लोग इस फील्ड में आ गए हैं। डिसएडवांटेज ये है कि
इट हैज़ बिकम अ गेम ऑफ नंबर्स. और नंबर्स जब पेशेंट देखता है, जैसे आप सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज करते हो, तो एक अगर आपकी ऐड है तो आपके साथ 99 अदर एड्स आएंगे जिसमें कि अनलिमिटेड ग्राफ्स, 100% गारंटी बोली जाएगी. तो उससे क्या है कि नरेटिव जो कम्युनिटी ऑफ पेशेंट्स में फैलना शुरू हो गया कि जितने मर्जी बाल निकाल लो वो सेफ है, कि अनलिमिटेड ग्राफ्स हैं, 10,000 ग्राफ्स हैं, 12,000 ग्राफ्स हैं. अब इसका पेशेंट को डिसएडवांटेज क्या होता है? और नंबर 2, 100% गारंटीड है. तो जब आप पेशेंट बन के वो ट्रीटमेंट करवाते हो तो तब आपको रियलिटी में पता लगता है 10,000 तो स्कैल्प से निकल ही नहीं सकते विदाउट कॉजिंग एनी साइड इफेक्ट. अब सारे लोग जो भी ऐसी क्लिनिक्स हैं, बिकॉज ये नंबर्स की गेम बन गई, कमोडिटाइज हो गया, तो कोई ये नहीं बताता डोनर एरिया पर असर क्या हो. फिर जब निकलता नहीं है तो पेशेंट का उसको 10,000 कमिट किए गए, निकले 2,500, 3,000, 3,500, फिर उसको स्प्रेड आउट कर दिया जाता है, जिससे कि पेशेंट का कॉन्फिडेंस हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर में पर से डाउन हो जाता है. एज सच इंडस्ट्री भी नंबर ऑफ अनसेटिस्फाइड पेशेंट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग. और पेशेंट के ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पेशेंट्स हु वर लिटरली ब्रोकन डाउन कि हमारा डोनर एरिया भी ख़राब हो गया, हमारे बाल भी नहीं आए. इनफैक्ट वन ऑफ द वियर्ड थिंग्स वाज किसी पेशेंट का डोनर एरिया बेकार था, इट वाज नॉट अप टू द मार्क, तो किसी क्लिनिक ने उसके प्यूबिक हेयर ही हेयर लाइन पे लगाया हुआ. नाउ यू इमेजिन, नाउ दैट पेशेंट इज अंडर अ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस. तो लोग उस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को नहीं समझ पाते विच दे विल बी फोर्सिंग इन फ्यूचर. आपने कहा ना भी फ्यूचर में जर्नी क्या होती है, जर्नी और ज़्यादा टफ हो जाती है क्योंकि आपको पूरी जर्नी एंड तक नहीं पता लगती. सो दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग, पेशेंट्स साइकोलॉजिकली और ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम. सो दैट इज़ माई बिगेस्ट थिंग दैट आई हैव सीन. तो डॉक्टर कबीर, आपके एक्सपीरियंस में डेलीगेशन ऑफ दिस वर्क टू द टेक्नीशियंस जो आउटसाइड हो रहा है, हाउ कॉमनली यू हैव सीन इट इन योर प्रैक्टिस एंड व्हाट इज द वर्स्ट कॉम्प्लिकेशन दैट यू हैव कम अक्रॉस? ओके, अगर मैं बताऊं, पहली बात तो जैसे जस्ट कंटिन्यू विद डॉक्टर कपिल की बात थी कि पहली बात तो अनलिमिटेड कुछ नहीं होता. तो ये एक अनलिमिटेड ग्राफ्ट, पहली बार टर्मिनोलॉजी गलत है क्योंकि स्कैल्प लिमिटेड ग्राफ्ट्स होते हैं. अगर हमें ग्राफ्ट बढ़ाने तो हमें ऑब्वियसली डोनर एरिया दूसरा देखना पड़ेगा, मतलब बॉडी का लेना पड़ेगा, चाहे बियर्ड है चाहे कोई भी है. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो टेक्नीशियंस हैं वो हमारे केवल एक एडिटिव सपोर्ट है. दे आर जस्ट अ सपोर्ट सिस्टम. वी कैन नॉट यूज देम एज प्राइमरी सर्जन्स. बट अनफॉर्चुनेटली आजकल जो हमें मिल रहा है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक अननेचुरल हेयर लाइन डन बाय डॉक्टर का नाम नहीं पता, जैसे डॉक्टर कपिल ने बताया कि मैं उस क्लिनिक में गया था जी, उन्होंने कर दिया बस, ठीक है, लेटाया और कर दिया. बट अननेचुरल हेयर लाइन है. ऑब्वियसली इट इज नॉट बीन डन बाय एक्सपर्ट सर्जन, तभी हेयर लाइन अननेचुरल है. या अगर आप बर्स्ट कॉम्प्लिकेशन से पूछ रहे हैं, आई कैन टेल यू दैट एक नेक्रोसिस आया, एक नेक्रोटिक पैच हो गया, मतलब वो पैच पूरा काला पड़ गया था. ऑब्वियसली पेशेंट एवेल्यूएट नहीं हुआ था, क्या पता, क्योंकि मैंने चेक किया तो शुगर लेवल भी हाई थे उसके. तो ऑब्वियसली मल्टीपल कोमॉर्बिड फैक्टर्स भी होते हैं, कई बार रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट उनको एवेल्यूएट करना पड़ता है. हमें एक्सपर्ट प्लेसमेंट ऑफ ग्राफ्ट्स करनी पड़ती है ताकि वो प्रॉब्लम्स ना हो. एनेस्थीसिया का डोज देखना पड़ता है. अभी हमने रिसेंटली एक हैंडल किया था जिसमें एनेस्थीसिया ओवरडोज हो गया था, तो वो इट केम अक्रॉस, सो वी हैड टू जस्ट काउंटर इट, एडमिट करा के हम ठीक हुआ. और एक लास्ट पेशेंट मैं बताऊंगा जो उसको इतना थिक स्कार था, पीछे FUT कराया था उसने. ऑब्वियसली द अमाउंट ऑफ स्ट्रिप हार्वेस्टेड वाज टू बिग. ऑब्वियसली देयर वाज अ गेपिंग ऑफ वुंड एंड पेशेंट इतना साइकोलॉजिकली डरा हुआ था कि जब मैंने उसको समझाया कि वी कैन ऑलवेज डू FUE फ्रॉम अदर बॉडी एरियाज एंड वी कैन जस्ट इंटरस्पर्स और बीच में आपकी फिलिंग कर देंगे, तो इतना घबराया हुआ था कि बेचारा वो समझ नहीं पा रहा था कि एक्चुअली हो सकता है ये पॉसिबल. तो उसको हमने फोटोज और बाकी चीज़ें दिखाई, तो जाके वो कन्विंस हुआ. तो आई थिंक टेक्नीशियन आर जस्ट एन एडिशन फॉर अस, दे आर नॉट अ रिप्लेसमेंट. ये हमें समझना जरूरी है कि आजकल टेक्नीशियन बेस्ड क्लिनिक्स आ रही है, तभी तो 25,000 जो आप कोट कर रहे हो, 30,000, वो तभी हो सकता है ना जब वो टेक्निकल बेस्ड काम है. डॉक्टर तो इन्वॉल्व ही नहीं है इसमें, या बस डॉक्टर का नाम चल रहा है, वो काम पीछे कोई और कर रहा है. देखो, एज पर द इंटरनेशनल गाइडलाइंस व्हिच हैव बीन सेट बाय ISHRS एज वेल एज द AHRS India, Association of Hair Restoration Surgeons of India, as well as the Government of India through the DGHS circular and NMC guidelines,
तो जो सर्जिकल स्टेप्स हैं वो डॉक्टर को करने चाहिए। सर्जिकल स्टेप्स में हार्वेस्टिंग आता है और स्लिट मेकिंग आता है। इम्प्लांटेशन बिकॉज इट इज़ अ मैकेनिकल पार्ट, उसमें कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होता, तो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ टेक्नीशियंस इन डूइंग दैट एस्पेक्ट। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। तो इन शॉर्ट हम लोग फियर मॉन्गरिंग नहीं कर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि हेयर लॉस एक ऐसी एंटिटी है जिसके लिए आप एक सर्जरी करा रहे हैं, वो आपके लिए सिर्फ एस्थेटिक पर्पस सॉल्व करेगी, ऐसा नहीं है। ये एक सेल्फ एस्टीम इंक्रीज़ करने के लिए सर्जरी है, एक ऐसी चीज़ है जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ कर सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सर्जन को प्रॉपरली इवैल्यूएट करें, देखें कि उनकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, कितना एक्सपीरियंस हैं, वो कौन से स्टेप्स खुद करते हैं, कौन से स्टेप्स नहीं करते हैं, कौन से स्टेप्स उनके क्लिनिक में टेक्नीशियंस को अलाउड हैं, उनकी कम से कम 50 से 100 हेयरलाइंस को आप देखिए, और ये सब चीज़ों को देखने के बाद आप इसको एसिमुलेट करिए, क्योंकि ये सिर्फ अपीयरेंस ख़राब करने की चीज़ नहीं है। इसमें कई पेशेंट्स के साथ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स भी हुए हैं जिसमें पेशेंट्स हैव लॉस्ट लाइव्स टू दिस प्रोसीजर एज वेल। तो जितना लोकल एनेस्थीसिया देना है और किस तरह से वो सर्जरी करनी है, आपके सर्जन को प्रॉपरली पता होना चाहिए, उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। डॉक्टर कपिल, बहुत ज़्यादा लोगों को ये एक आइडिया होता है कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, एक सस्ती जगह से करा रहे हैं, कम प्राइस पे करा रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर डेलीगेशन हो रही होगी काम की, टेक्नीशियंस को दिया जा रहा होगा। क्या ये चीज़ प्रीमियम क्लिनिक्स में भी हो रही है आपके एक्सपीरियंस में? Have you come across patients who have been operated at good reputed brands, but unfortunately जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी सर्जरी किसने करी है, जब वो सेकंड प्रोसीजर के लिए आते हैं, तो वो बोलते हैं उस क्लिनिक में की गई है, लेकिन सर्जन थे ही नहीं ओटी में। क्या आपके एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ है? नहीं, मेरे एक्सपीरियंस में हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो जो आपने पॉइंट्स बोले हैं कि सर्जन कौन कौन से स्टेप्स करेगा, इस चीज़ की पहले क्लैरिटी होनी चाहिए। दैट इज़ गोइंग टू सेव यू फ्रॉम फ्रॉम एनी मिसकम्युनिकेशन। और जैसे कि हमने बताया कि कई अलग अलग क्लिनिक्स हैं, नॉट जस्ट द वंस हु आर चार्जिंग लेस, प्रीमियम क्लिनिक्स भी हैं जिसमें पेशेंट को कहा जाता है कि आप सर्जरी सारी डॉक्टर करेगा, और फिर अल्टीमेटली नहीं होती, जिसके कारण के पेशेंट का कॉन्फिडेंस टूट जाता है, एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है। रिजल्ट्स तो बाद में जाके पता लगते हैं, बट ट्रस्ट जो होता है एक डॉक्टर के ऊपर, उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। आई एग्री। सो डॉक्टर सुबीर, व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू द पेशेंट्स कि वो एक सही क्लिनिक या सही सर्जन को कैसे आइडेंटिफाई करें? एज अ लेमैन, अगर आज कोई हेड लॉस से सफ़र कर रहा है और वो किसी को नहीं जानता है, कोई रेफरेंस को नहीं जानता है, तो वो क्या ढूंढें जिसके हिसाब से वो एक सेफ ऑप्शन हो सकता है? तो जब भी आप किसी क्लिनिक में जाएं, हर डॉक्टर की अपनी क्वालिफिकेशंस होती हैं, डिस्प्ले भी होती हैं। अगर आप ना भी बात करें, यू कैन ऑलवेज सी एंड मेक श्योर जो डॉक्टर आपको खुद काउंसिल कर रहा है या पूरी ट्रीटमेंट समझा रहा है या आपको पूरा प्लान बना रहा है, वही डॉक्टर सर्जरी में भी इन्वॉल्व हो। ये ना हो कि आज इन डॉक्टर साहब ने देखा है, आज तो ये छुट्टी पे है जी, उनकी रिप्लेसमेंट ये डॉक्टर साहब आए हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। बिकॉज हो सकता है कि वो इनएक्सपीरियंस डॉक्टर हैं या जूनियर डॉक्टर हैं या क्या पता टेक्नीशियन ही है जो एक एप्रन पहन के बैठे हैं, जो एक डॉक्टर मिमिक कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। एंड एवरी डॉक्टर कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। जब आप बात करते हैं तो पता लग जाता है कि एक डॉक्टर बात कर रहा है, एक काउंसलर बात कर रहा है, एक टेक्नीशियन बात कर रहा है। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। एंड जैसे डॉक्टर कपिल ने बताया कि कौन से स्टेप डॉक्टर करते हैं, कौन से स्टेप टेक्नीशियन करते हैं, ये आइडेंटिफाई करना चाहिए। ऑल्सो अपने डॉक्टर की आप प्रोफाइल देख सकते हैं, उनसे प्री पोस्ट फोटोज़ की रिक्वेस्ट करिए, वो आपको दिखाएंगे, समझाएंगे सारी बात। एंड ऑब्वियसली आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे, तो आप उनके प्रोफाइल देख सकते हैं, रिव्यूज़ देख सकते हैं, तो आराम से आपको पता लग जाएगा कि ये ऑथेंटिक डॉक्टर है या फेक डॉक्टर है। देखो, इसमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री है। इसमें टीम वर्क का बहुत ज़्यादा रोल है। तो आई वुड से कि ये मतलब बिकॉज एक पेशेंट कई बार 2 से 3 घंटे लेता है काउंसलिंग के दौरान, और कई बार डॉक्टर के पास टाइम नहीं होता, तो यूज़ ऑफ काउंसलर्स वगैरह हमारी इंडस्ट्री में बहुत चलते हैं। बट अल्टीमेटली आपका, जैसे डॉक्टर सुखबीर ने कहा, ऑपरेटिंग सर्जन कौन है, यस, ऑपरेटिंग सर्जन मेरा, और उससे मिलना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको क्लियरली पता हो कि पेशेंट का माइंडसेट क्या है और क्या आप उसकी एक्सपेक्टेशन मीट कर सकते हो कि नहीं। अल्टीमेटली ऑल सेड एंड डन इट कम्स डाउन टू डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, और अगर वो सही तरह से बन जाती है
तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रस्ट रिजल्ट्स इंक्रीज। वही ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, वही आपने Yes. अग्रीड। सो अगर कोई हेयर लॉस से सफ़र कर रहा है और वो आपके पास आके ये पूछे कि मुझे क्या चीज़ें हैं जो कंसल्टेशन में मुझे पूछनी चाहिए एक्चुअली, सो व्हाट वुड बी योर पॉइंटर्स कि पेशेंट्स अगर ये चीज़ें कंसल्टेशंस में पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उनका फ्यूचर सेफ हो जाता है? पहली बात तो देखिए, डिपेंड करता है एज क्या है पेशेंट की। यंग पेशेंट है या मिडिल एज है या ओल्ड एज है, सीनियर थोड़ा। अगर यंग पेशेंट है, सबसे पहले तो वो यही पूछेंगे कि डॉक्टर साहब शैल आई गो फॉर ट्रांसप्लांट नाउ, या आप कुछ पहले मेडिकेशन देंगे हमें। तो जब कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है तो एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, जैसे डॉक्टर कपिल ने बताया, वो बिल्डअप हो रहा है इस वक्त इनिशियली। तो जब आप बात करें अपने डॉक्टर से, तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब मेरा पहला स्टेप क्या रहेगा ट्रीटमेंट का, आप मेडिकेशन दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं। अगर डॉक्टर आपको कहता है कि आपका एरिया लिमिटेड है, आपका हेयर लॉस स्टेबलाइज हो चुका है, हम ट्रांसप्लांट करते हैं, तो क्या डॉक्टर साहब आपको ये बता रहे हैं साथ साथ कि लॉन्ग टर्म मेडिकेशन का यूजेज होगा नहीं होगा। आई थिंक ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे आप तो फ्यूचर हेयर लॉस का रिस्क है। तो आप अपने करेंट लॉस, फ्यूचर लॉस और बीच में आपने क्या क्या यूज़ करना है उसको समझिए। तीसरी आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका एवेल्युएशन कैसे हो रहा है। तो जब भी आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो आपको एवेल्युएट कर रहे हैं, तो वो क्या क्या स्टेप्स यूज़ करें एवेल्युएशन, जैसे उन्होंने आपको कुछ ब्लड टेस्ट लिखे होंगे, पक्की बात है। दूसरा, क्या वो ट्राइकोस्कोपिक या कुछ भी एनालाइजर यूज़ कर रहे हैं, चाहे कोई भी है। आजकल बहुत सारे एनालाइजर आते हैं, ट्राइकोस्कोप है, डर्माटोस्कोप है, और डिफरेंट मैग्नीफाइंग ग्लासेज हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो आपका डोनर एग्जामिन कर रहे हैं और आपको क्या डिफरेंट डोनर के बारे में बता रहे हैं। चौथी चीज़ है टेक्निक्स। जब भी आप पूछेंगे, आप ये ज़रूर पूछेंगे डॉक्टर साहब क्या टेक्निक यूज़ करेंगे। तो ऑब्वियसली हर डॉक्टर की, जैसे हमने बताया कि एक्सपर्टी अलग होती है। कोई FUT करता है, कोई FUE करता है, कोई कंबाइन करता है, डिपेंडिंग एक्सपर्टी और एरिया पे डिपेंड करता है। अगर छोटा एरिया है तो केवल FUE भी काफ़ी होता है या FUT भी काफ़ी होता है। तो आपका डॉक्टर ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। वो डॉक्टर आपको क्या क्या स्टेप्स ले जा रहे हैं, उसके बाद वो आपको फोटोग्राफ से कोरिलेट कर रहे हैं कि देखिए ये हमने FUT किया या FUE किया, या कोई वो अपना आपको रिव्यू दिखा रहे हैं कि देखिए हमने पेशेंट का किया था। और कई बार ऐसा होता है जैसे कि एक पेशेंट आया और लकीली आपको कोई पुराना पेशेंट अभी आया है PRP या किसी चीज़ के लिए ऐसे मिलने आया है, तो आप उसको मिलवा भी सकते हैं। तो एक आई थिंक एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। आई थिंक इम्पोर्टेंट है। एनीथिंग डॉक्टर कपिल आप कहना चाहेंगे इसमें? आई थिंक सबसे पहले तो ओवरऑल पता होना चाहिए कि आप किसी भी क्लिनिक में जा रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया आपको पता लग जाता है कि वो क्लिनिक किस चीज़ में डील कर रहा है। क्या वो जनरल हॉस्पिटल है, क्या वो कॉस्मेटिक क्लिनिक है, क्या वो स्पेसिफिक हेयर क्लिनिक या हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक है। सबसे पहले तो उससे आपको आइडिया मिल जाता है। जितना आप छोटे फील्ड में काम करते हो, लाइक हेयर, जो लोग सिर्फ हेयर क्लिनिक या हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि बिकॉज दे आर डीलिंग विद वन टॉपिक ओनली और विद वन सब्जेक्ट, द प्रोफिशिएंसी लेवल्स विल बी मोर देन अ पर्सन अगर आप कोई जनरल सर्जरी हॉस्पिटल में, इट्स नॉट अबाउट द सर्जरी हॉस्पिटल, किसी भी जनरल इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं काम करवाने के लिए। नंबर 2, अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आपका डॉक्टर जो है, आपको उस डॉक्टर कौन ऑपरेट करेगा ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कौन ये सर्जिकल स्टेप्स करेगा, उस डॉक्टर का क्या एक्सपीरियंस है, उस डॉक्टर के साथ अगर टीम है तो वो टीम कौन कौन से स्टेप्स करेगी। अगर आपको इन चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाती है तो एटलीस्ट यू नो कि आपका सर्जिकल पार्ट डॉक्टर ही करेगा। अलॉन्ग विद दिस आपको रिव्यूज़ पढ़ के काफ़ी पता लग जाता है लोगों का। और आजकल खैर रिव्यूज़ भी समटाइम यू गेट फेक रिव्यूज़। सो जो इन्होंने कहा कि उस केस में बेटर होता है अगर आपको कोई पोस्ट ऑप पेशेंट जिसकी पहले सर्जरी हुई हो तो आप रियलिटी में देख सकते हो कि इस पेशेंट के रिजल्ट्स कैसे हैं, इसका हेयर फॉल कैसा है, इसका एंगल कैसा है, इसकी डायरेक्शन कैसी है। सो ये सारी चीज़ें मिलके आपको पता लगती है। प्लस जो आपकी सर्जरी हो रही है वो हमने ये भी देखा है कि कई लोग तो होटल के रूम्स में भी कर रहे हैं, कई लोग ड्राइंग रूम्स में भी कर रहे हैं और कई लोग किचन में भी कर रहे हैं। तो जिस क्लिनिक में आप जा रहे हो तो आप OT फैसिलिटी का भी पूछ सकते हो, अगर वो OT फैसिलिटी सेफ़ है कि नहीं है। अगर प्रॉपर OT चल रहा है तो मोर और लेस द प्रोसीजर विल बी डन इन अ सेफ वे। सो डॉक्टर, क्लिनिक कौन सी है, क्रेडेंशियल्स क्या हैं, डॉक्टर कौन करेगा ऑपरेट,
फैसिलिटी कैसी है, ओटी फैसिलिटी वेल इक्विप्ड है या नहीं है टू डील विद एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, एंड पोस्ट ऑफ पेशेंट्स हैं जिन पेशेंट्स की सर्जरी हो चुकी है उनके रिजल्ट्स कैसे हैं. सो इन 4-5 चीज़ों से आपको काफ़ी आइडिया हो जाता है कि वेदर द थिंग्स आर बीइंग डन इन द राइट वे और नॉट. अग्रीड. सो इन समरी अगर हम लोग ये देखें कि आप हेयर लॉस से सफ़र कर रहे हैं और अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं, तो जो पॉइंटर्स आपको बताए गए हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशंस, क्रेडेंशियल्स, क्लिनिक, ऑपरेशन सेटअप. हेयर लॉस एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जिसके साथ में आपको मल्टीपल प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़ सकती है. आपके सर्जन का आपके साथ हैंड होल्डिंग रखना थ्रू आउट दैट जर्नी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो ओवर ईयर्स अगर आपकी कम्युनिकेशन ब्रीफ रहने वाली है और 5 मिनट के लिए आपके सर्जन आपके लिए अवेलेबल है और उसके बाद आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है, दैट इज़ नॉट समथिंग जिसके लिए आपको वो चीज़ के लिए यू शुड फॉल प्रे टू इट. और कभी भी अपनी कंसल्टेशन में कम टाइम के अंदर वो कंसल्ट ख़त्म करने की कोशिश मत करिए. इलैबोरेट डिटेल्स से सारी डिस्कशंस अपने सर्जन के साथ कर लीजिए. इसके लिए स्पेसिफिकली काउंसलर्स क्लिनिक्स ने रखे होते हैं. आपके सर्जन को आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है जिसमें वो सारी डिटेल्स अपने आप आपसे डिस्कस करें. उसके बाद आप ज़्यादातर जो पॉइंटर्स बताए गए हैं इसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए एक बहुत ही सेफ ऑप्शन होगा. एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि एज अ पेशेंट आपको अपने डॉक्टर से लाइफ टाइम प्लान पूछना चाहिए. फ्यूचर प्लानिंग आई थिंक बहुत ज़रूरी. हाँ, बिकॉज क्या हो गया है कि हर कोई इन दिस वर्ल्ड ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हर कोई चाह रहा है भी मेरा आज ही इलाज हो जाए, पूरा ख़त्म हो जाए. अनफॉर्चुनेटली हेयर लॉस जैसे आपने कहा प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग कंडीशन है, तो वो मिसमैच हो जाता है. लोग कन्वीनियंस को चूज़ करते हैं ओवर व्हाट इज़ राइट. Right is to make a lifetime plan, go about the surgical aspect in stages, टेक द मेडिसिन अलॉन्ग विद, ताकि आपको क्लियर कट पता है कि 5 साल के बाद क्या होना, 10 साल के बाद. रदर लास्ट मंथ ओनली आई ऑपरेटेड अपॉन 2-3 पेशेंट्स ऑफ माइन, जो मैंने फर्स्ट सेशन 2016 में किया था, फ्रंट किया था, अब पीछे के सारे बाल चले गए तो अब उनका बैक साइड किया. सो इस तरह से एज अ पेशेंट आप नहीं देख पाते कि आपको 5 साल बाद 10 साल बाद क्या जरूरत होगी. तो वी बीइंग इन दिस वर्क फॉर अराउंड 20 years, सो वी सी दोज पेशेंट्स जो फ्यूचर में आते हैं. और एक और पेशेंट का माइंडसेट होता है जी मुझे तो अभी बाल चाहिए, 4 साल बाद किसने देखा है, जस्ट रिलैक्स. तब भी आपका माइंडसेट ऐसा ही रहेगा. द रीज़न इज आइदर यू डोंट कम इन टू दिस वर्क कि आपका हेयर लॉस हो रहा है, बॉल्डनेस हो रही है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता. ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं तो उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है, अगर आप हमारी क्लिनिक पे आ रहे हो, किसी की क्लिनिक पे जा रहे हो, तो as a patient this is impacting you psychologically. If this is impacting you psychologically, do not क्या कहते हैं, अपने आप को बेवकूफ़ मत बताओ कि 5 साल बाद आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा. आई थिंक कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है. इसमें कमिटमेंट इज़ द की. पेशेंट कमिट नहीं करा तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं करा तो उसका रिजल्ट भी लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा. सो लाइफ टाइम प्लान अगर आप पूछ लेते हैं तो आपको वहीं से सामने वाले की अप्रोच भी क्लियर हो जाती है. क्योंकि आप लाइफ टाइम की बात कर रहे हो, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज की डेट में हम लोग बहुत सारे इस तरह के एड्स देखते हैं जहाँ पे पीपल आर टॉकिंग अबाउट वी आर गोना गिव यू परमानेंट रिजल्ट्स. हम आपको 25 साल की गारंटी रिटन स्टैम्प पेपर पे देंगे. हम आपको डू योर प्रोसीजर वंस विद अस एंड इट इज सॉर्टेड फॉर लाइफ. आर दीज फैक्ट्स? क्या ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स जेन्युइनली परमानेंट होते हैं? बिकॉज वी हैव बीन ऑपरेटिंग सच पेशेंट्स फॉर ओवर 15 to 20 years. आपको क्या ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स जो आपको शुरू के 2 साल 3 साल 5 साल में दिखते हैं वो जिंदगी भर वैसे ही घने रहते हैं आपके रिजल्ट्स? सो जो हमने शुरू में कहा कि हेयर लॉस इज एन ऑनगोइंग कंडीशन. डोनर एरिया में सर्टेन नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स 4,000 to 5,000 6,000 आप लाइफ टाइम में निकाल सकते हो. जब आप इन बेसिक फंडामेंटल्स से हट के चलोगे और प्योरली मार्केटिंग और कमर्शियल लेवल पे बात करोगे तो यू आर बाउंड टू गिव रॉन्ग कमिटमेंट्स, जिसमें कि अनलिमिटेड ग्राफ्ट्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती. बिकॉज ये वाले जो एरिया है इसमें इंडियन पेशेंट में अराउंड 12,000 to 13,000 ग्राफ्ट्स होते हैं, जिसमें से आप 40% के करीब, आई रिकमेंड 40%, सम पीपल गो अप टू 50% ऑफ द हेयर कैन बी टेकन आउट. तो आप उससे ज़्यादा लोगे, निकाल तो सकते हो लेकिन ये डोनर एरिया थिन लगेगा. अब पॉइंट वो अनलिमिटेड जैसी तो कोई चीज़ है नहीं. ये तो भगवान ने ही ऐसा बनाया कि जब आपका बर्थ होता है यू विल बी सरप्राइज टू नो कि द नंबर ऑफ हेयर ऑन योर स्कैल्प इज डिटर्मिन्ड व्हेन यू आर इन योर मदर्स वूम्ब. जब आप पैदा हो जाते हो उसके बाद एक भी नया बाल नहीं बनता.
झड़ सकते हैं, नए नहीं बन सकते। तो अनलिमिटेड कैसे होंगे? आप निकालोगे, वहाँ से वो वाला एरिया से बाल निकल जाएगा, और वो एरिया अगर आप एक्सेसिवली निकालोगे तो थिन आउट हो जाएगा। तो आप रूट के साथ निकालते हैं। तो जो आपने कहा 100% गारंटी नहीं है। 25 ईयर्स का जो प्लान है, और जो भी कोई काम करता है, आप कोई भी इंडस्ट्री ले लो, I feel we are dealing with the human body. You cannot use the word guarantee. It's unethical to use the word guarantee as per the government of India and as per the doctor also. I always tell my patients very frankly, some patients who are operated by us also do not get the desired result. और जब आप इतने साल काम कर लेते हो, you have to deal with all these things. और जो लोग कहते हैं कि जी नहीं जी उनका 100% रिजल्ट है, मैं तो उन्हें यही कहता हूँ, आप तभी 100% रिजल्ट दे सकते हो जब आप काम नहीं करते। This was a very common thing which during residency of ours we used to hear from our bosses कि जिसने complications नहीं देखी हैं और जिसने खराब results नहीं देखे हैं उसने surgeries नहीं करी हैं। जहाँ तक परमानेंसी का सवाल है, आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी ऑनगोइंग डिस्कशन। इसके ऊपर अभी कोई मेडिकल सर्कल्स में भी कोई एकदम एग्जैक्ट क्लीन पॉइंट नहीं निकला, बिकॉज इसमें जब हम परमानेंसी की बात करते हैं, कई लोगों का डोनर एरिया जो आज अफेक्टेड नहीं है, वो फ्यूचर में बिकॉज ऑफ द हार्मोन इफेक्ट हो सकता है, जिसको हम रेट्रोग्रेड एलोपेशिया कहते हैं। नंबर 2, लोगों के कईयों के स्कारिंग एलोपेशिया डेवलप हो सकता है, वो बाल फ्यूचर में जाके झड़ सकते हैं, जो आज हमें दिख ही नहीं रहा, जिसको हम प्रोडिक्ट नहीं कर पा रहे। However, in some patients, जो अब आप रेसिपिएंट एरिया की बात करते हैं, तो there are some patients जिनके बाल over a period of time thin हो जाते हैं, and they are primarily those patients जो nutritional component पे ध्यान नहीं देते। This is my personal experience. Over a period of time जो रिजल्ट आपको पहले 2, 3, 4 साल में दिखता है, वो बिकॉज बालों का कैलिबर कम हो जाता है, बाल पतला लगना शुरू हो जाता है, तो आपको थिन लगता है। नाउ अगर मैं कहूँ कि मेरे जो 15-18 ईयर्स वाले पेशेंट्स होंगे उनके सबके बाल झड़ चुके हैं, तो आंसर इज़ नो। तो कईयों के बाल हैं, कईयों के शुरू में तो बाल ही कम आते थे, रिजल्ट कम होते थे, टू बी ऑनेस्ट, विच हैज़ इम्प्रूव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड 10 to 15 ईयर्स वाले काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनके बाल हैं। थिनिंग का मेरे को लग रहा है इट्स अ डिफरेंट डोमेन ऑल टुगेदर। इट्स रिलेटेड टू एपिजेनेटिक्स, इट इज़ रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, स्ट्रेस, और वो उसी तरह से अफेक्ट होता है जिस तरह से कोई नॉर्मल हेयर के ऊपर इम्पैक्ट होता है। एजिंग के कारण जो हेयर लॉस कम हो जाता है, डायमीटर कम हो जाता है, बाल थिन लगते हैं। सो आई थिंक ट्रांसप्लांटेड हेयर कहीं ना कहीं वो नॉर्मल बॉडी के साथ उस एस्पेक्ट में उसी तरह से उसी ट्रेंड में बिहेव करते हैं। दैट्स माय एक्सपीरियंस सो फार। So what do you think, Dr. I think aging process we cannot deny, जैसे डॉक्टर कपिल ने बोला, तो हेयर थिनिंग, yes, the caliber of the hairs, transplant hair is definitely thin after 4 to 5 years of surgery। तो अगर आप एज करें तो रिंकल्स भी आएंगे आपको, ऑब्वियसली देन यू आर ग्रोइंग, आपके दूसरे बाल भी झड़ेंगे, तो ये कैलिबर कम होना स्वाभाविक है। दैट्स वाई हम लॉन्ग टर्म मेडिकेशन क्यों देते हैं, दैट इज वन ऑफ द रीजन वाई वी गिव रोक्टिलिफिनेस्ट्राइड, ताकि वो हेयर कैलिबर मेंटेन रहे, पर थोड़ा बहुत कम होता ही होता है, ये हमने देखा है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, which is very normal। Now second सवाल है कि परमानेंट है कि नहीं है। तो we have seen, if I see my 10-year-old result, yes they have hairs, सारे बाल नहीं गिरे, but as डॉक्टर कपिल सेड कि सारे पेशेंट एक जैसे नहीं होते, कईयों का अच्छा अभी भी लुक है, कईयों के काफ़ी बाल गिर चुके हैं। तो आई थिंक परमानेंसी तो नहीं बोलूँगा मैं, बट ये है कि दे आर समवट परमानेंट बट दे आर मेंटेन बाय मेडिकेशंस, बट कैलिबर डिफरेंटली कम होता है, ये तो फॉर श्योर है। तो इन शॉर्ट, हेयर ट्रांसप्लांट्स जो बाल आपके निकाल के लगाए जा रहे हैं वो आपके सेफ डोनर एरिया से बाल निकाले जा रहे हैं। वो ऐसा एरिया है जो सबसे लॉन्ग स्टैंडिंग हेयर है, लेकिन उम्र के साथ सेनाइल डिजेनरेशन होगा उन फॉलिकल्स का, और वो आपके डोनर को भी इम्पैक्ट करता है। जो आपकी डोनर की स्ट्रेंथ 20 साल पे होती है वो 50-60 साल पे नहीं होती है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ एवरी डिकेड आप 5 से 10% थिनिंग ऑन एन एवरेज अपनी वॉल्यूम में देखते हैं। इसीलिए मेडिकेशंस बहुत इंपेरेटिव होती है। जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा रोल इसमें प्ले करता है कि कितनी एडवांस ग्रेड्स ऑफ बॉल्डनेस है, आपकी न्यूट्रिशन लेवल्स, आपके स्ट्रेस लेवल्स, ये सब चीज़ें इस पर डिटर्मिन करेंगी। अनदर थिंग विच has come up very recently is कि बहुत सारे क्लिनिक्स बोल रहे हैं पेशेंट्स को कि हम अनलिमिटेड ग्राफ्ट्स इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो बाल हम पीछे से निकाल के आपका ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो वापस उग जाएगा। आई एम श्योर आप लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी, तो आपके कमेंट्स क्या हैं इसके बारे में? अगर आप किसी भी चीज़ को रूट से निकाल लोगे
मतलब रूट से निकालोगे तभी आगे ग्रो करेगा, तो फिर पीछे रूट ही नहीं रहेगी तो कैसे ग्रो करेगा? एग्जैक्टली आपका क्या बिल्कुल, take है? एब्सोल्युटली, इट्स अ रूट टू रूट ट्रांसप्लांट, देन इफ द रूट इज लॉस्ट, इट इज गॉन, चला गया तो चला गया, चाहे वो बियर्ड है चाहे वो स्कैल्प है, कहीं से भी निकालेंगे वो नहीं आता वापस। एग्जैक्टली सो कभी भी जहां से ट्रांसप्लांट के बाल निकाले जा रहे हैं वो वापस ग्रो नहीं करेंगे, वो आप रीलोकेट कर रहे हैं रूट के साथ पीछे से बॉल्डिंग एरियाज में, ताकि आपको एक एस्थेटिक अपीयरेंस मिले, ना पीछे से नजर आए कि कुछ निकला है, ना आगे नजर आए कि ये ट्रांसप्लांटेड है. So now that we have had these discussions, I would go ahead with a quick rapid fire round for us. Dr. Kapil, what is the biggest myth in hair transplant that you have heard over the last 20 years? Unlimited grafts. Dr. Subir? Unnatural. One line advice that you would give to young patients who are suffering with hair loss. Go for a holistic plan of hair loss management, including the medicines, including diet, including stress management, and whenever required to go for a surgical management of the bald area. Conservative is the key because future hair loss can always happen. Agreed. Technicians performing surgeries, acceptable or not? No. No. Absolutely not. बहुत कॉमन ट्रेंड है आज की डेट में, ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स आर द बेस्ट एक्सपर्ट्स फॉर हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स. एनीवन हु इज सफरिंग विद हेयर लॉस stands on social media, makes a reel, and that becomes a trend because of their followers. Should patients follow this? No, I don't think so. Your No, take? not at all, because I think hair loss is a multifactorial problem. Only doctor can evaluate and do it. Influencer cannot help you out in your long-term plan. What is going on actually in my mind is that the government, I don't know the stand of the government in this, but in some cases in the financial world and all that, the government is already putting some guidelines into place. So because they know that like if you talk of finance, वो भी बहुत एक elaborate subject है जिसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, और जब आप ह्यूमन बॉडी से डील कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. तो आप एक इन्फ्लुएंसर के सिर्फ कहने पे अगर आप सिर्फ डिसीजन मेकिंग कर रहे हो विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर, आई डोंट अप्रूव ऑफ दैट. डॉक्टर कंसल्टेशन और द डॉक्टर हैज़ टू बी द सेंट्रल पीस. इन्फ्लुएंसर्स हैव देयर ओन रोल, बट अल्टीमेटली इट इज़ द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, जो मैंने पहले भी कहा है. डॉक्टर आपके रिलेशन हेयर लॉस को समझेगा तभी आपका सही तरह से ट्रीटमेंट हो पाएगा. आज की डेट में बहुत कॉमन है कि ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहाँ पे देयर आर medications which are being dispensed as customized solutions for the patients without any individual examination. Do you recommend going to such portals? No, I'm a big fan of doctor-patient relationship. जब तक डॉक्टर आपकी multifactorial प्रॉब्लम को नहीं समझेगा, आपको ठीक करना बहुत मुश्किल है. डॉक्टर सुबीर, आपका टेक? बिल्कुल, होलिस्टिक अप्रोच डॉक्टर ही कर सकता है. ऑनलाइन मेडिकेशन, पहली बात तो हमें ये भी नहीं पता उसमें कंपोजिशन क्या है. अगर उस वो ऐसी कंपोजिशन है जो आपको कोई साइड इफेक्ट्स कर देगा, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल. तो आई थिंक डॉक्टर के पास जाना है, उसकी सलाह से ही आगे काम करना, लॉन्ग टर्म प्लान बनाना, आई थिंक ये की है. So I would like to thank Dr. Kapil, Dr. Subir for coming here for the podcast. And as far as the viewers are concerned, अगर आपको ये content अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए. Try to like and share the content जो हम यहाँ पे डाल रहे हैं. अगर आपके दिमाग में कोई ऐसे questions हैं जो आप जानना चाहते हैं और you would want कि हम लोग इन चीज़ों के बारे में discussions करें, तो नीचे comment box में ज़रूर से डालिएगा. That would help us to create good content which would be useful to you. Thank you so much. Thank you. Thank you.